Then we have geography, polity, okay. 7 major areas are there. History में ancient plus culture में I have referred NCERTs, 7th 6th standard NCERT और 12th standard NCERT फर्स्ट पार्ट. कल्चर के लिए 11th की NCERT है वो. नितिन सिंघानिया आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, लेकिन उसने क्या किया अभी बहुत बल्कि बना दिया अपना बुक. तो जो प्रिंटेड हैंड रिटन नोट्स है जो पहले जो मिलते थे मार्केट में, यू कैन रेफर दैट. ओके. सेकेंडली मिडिवल में NCERTs, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछता है बट पूछ सकता है, एक दो क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. मॉडर्न में यू कैन गो फॉर स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा और एनीथिंग, और NCERTs भी पढ़ लेना. जो नई NCERTs है मॉडर्न वाली, रेफर दैट. ओके. ज्योग्राफी में NCERTs आर सफिशिएंट एंड सिकंदर सर's नोट्स. ओके. सिकंदर सर's नोट्स आर वेरी गुड, उसको एक बार अच्छे से कर लेना. उसी में NCERTs का जो आपको जो एडिशनल चीजें मिल रही है उसमें कंपाइल कर लेना उसको. ओके. देन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत इज देयर. देन व्हाटएवर नोट्स यू आर गेटिंग फ्रॉम क्लास दैट. ओके. इकोनॉमी में आई हैव नॉट रेफर्ड टू एनी टेक्स्ट बुक. इकोनॉमी इज द ओनली सब्जेक्ट जहाँ पे मैंने कोई टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी है. आई हैव रेफर्ड ओनली जुल्फिकार सर's नोट्स. बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं. 3 नोटबुक मेरा कंप्लीट हो गया है, तो उसी को मैंने बार बार रिवाइज किया है. एनवायरमेंट में शंकर IAS इज देयर एंड IAS सर's नोट्स. ओके. साइंस एंड टेक में ओनली IAS सर's नोट्स. अगेन साइंस एंड टेक में भी NCERT पढ़ी है, लेकिन वो यूजफुल नहीं है क्योंकि दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आर नॉट आस्किंग नाउ. ठीक है. तो साइंस एंड टेक में ओनली IAS सर's नोट्स. एंड करंट अफेयर्स में, अब करंट अफेयर्स में थोड़ा सा यू हैव टू बी डाइवर्सिफाइड. लास्ट ईयर से क्या हुआ है कि ये चेंज हो गया है. इफ यू हैव ऑब्जर्व द पेपर्स एनालाइज किया है आप लोग ने. ठीक है. तो अगर आप लास्ट टू लास्ट ईयर देखोगे तो करंट अफेयर्स बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता था. जो नोट्स में मार्केट में मिल रहा है उससे पूछ लेता था. लेकिन अभी वो क्या कर रहा है कि थोड़ा सा वो ऑफ टॉपिक जा रहा है. तो यू हैव टू बी डाइवर्सिफाइड. करंट अफेयर्स में डोंट रिलाई ऑन वन सोर्स, रिलाई ऑन 2-3 सोर्सेस. एक तो कर ही लो जो बहुत पॉपुलर है, उसके बाद 2-3 जैसे PIB का कंपाइलेशन किसी ने निकाल दिया वो पढ़ लेना अच्छे से. ठीक है. और इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है, फास्ट पढ़ना है. टाइम ज्यादा बेसिक्स में देना है. बेसिक्स में आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी थरो. बेसिक्स में जैसे मैं आपको जैसे रट लेना है उसको, जैसे रटना वुड नॉट बी द राइट वर्ड बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स इन्वॉल्व है यहाँ पे. ठीक है. बट स्टिल अगर मैं आपको कभी भी पूछ लूँ, रात में 3 बजे उठा के पूछ लूँ, तब भी आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए. दीज थिंग्स शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स. ज्योग्राफी का मैं आपको पूछ लूँ कि रिवर्स कौन से है, अरेंज दिस रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दी वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, यू शुड बी नोइंग इट इमीडिएटली. ओके. हिस्ट्री में सेम थिंग है, पॉलिटी में सेम थिंग है. यू हैव टू डू दिस थिंग्स. दिस दे हैव टू बी ऑन द फिंगर. तो इसमें करना क्या है, जैसे आपका क्लास होता है. ठीक है. क्लास होने के बाद आपको उसको जाके पढ़ना है अच्छे से, और बुक बंद करके जो नोटबुक है उसको फिर से एक बार आपको लिखना है रफ पेज पे, तो वो इंटरनलाइज हो जाएगा. और फिर उसी को बार बार रिवाइज करना है. जैसे मुझे याद है मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में आई रिवाइज दीज थिंग्स अराउंड 6 to 7 टाइम्स, दीज बेसिक बुक्स. ओके. एंड सेकेंडली दीज करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, इसमें आपको फिर डाइवर्सिफाई में जाना है, डेप्थ में नहीं जाना है. बस पता होना चाहिए. बहुत ब्रॉड चीजें तो पता होनी ही चाहिए, और मोस्टली बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए. जितना आप उसको ब्रॉडन कर सकते हो ना करो. ठीक है. सो नाउ 50 days आर रिमेनिंग, राइट. तो 50 days में आप क्या करोगे, तो आपका जो क्लास तो अभी चल ही रहा होगा, क्लास अभी कंप्लीट हुआ नहीं होगा, या इट्स ओवर. हाँ. सो यू कंटिन्यू विद दैट. और क्लास होने के बाद जो भी आपका जो पहले जो नोट्स हुए हैं, जो क्लासेस जो पहले हुए हैं, यू रेफर टू दी, यू रिवाइज दोस नोट्स. उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना. ओके. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू ऑल्सो गो फॉर करंट अफेयर्स. एंड देन यू ऑल्सो हैव टू गो फॉर टेस्ट सीरीज. ओके. टेस्ट सीरीज में क्या करना है, टेस्ट सीरीज में यू हैव टू मेक अ ग्रुप में आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करो. 2 या 3 लोग मिलके, 3 से ज्यादा मत रखो क्योंकि इफ इट बिकम्स यूज नो डिस्कशन में बहुत टाइम चला जाता है. तो ऑप्टिमम इज 3 पीपल कैन सॉल्व अ टेस्ट होने के बाद यू हैव टू डिस्कस, उसका सोल्यूशन भी मिलता है, वो डिस्कस कर लो. और डेली एक टेस्ट आप सॉल्व कर सकते हो जब 1 महीना रह जाएगा एग्जाम से पहले. एग्जाम इज 2 जून, राइट.
सेकंड ना, सेकंड से पहले यानी कि आप फर्स्ट से कर सकते हो, फर्स्ट मई से स्टार्ट कर सकते हो। और लास्ट का जो वीक है उसमें आपको फिर से एक बार सब कुछ रिवाइज करना है, जो भी आपने पढ़ा है सब कुछ फिर से एक बार अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। और अगर आपको कुछ उसमें लग रहा है कि मेरा ये एरिया वीक है, जैसे when you will be solving the test series you will realize that this area is weak और this area is, यहाँ पे मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ओके तो वहाँ पे आपको उस एरिया में फिर प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहला प्रॉब्लम होता है आई हैव ऑब्जर्व जनरली, क्योंकि मैंने 4 अटेम्प्ट दिए, दिस वाज माय 4th अटेम्प्ट, so in my first attempt I got around 130 I got, I guess I got 130, the cutoff was around 107. In my second attempt I got 140, cutoff was 116 something. In my third I got 120 or so, cutoff was 107, and this time I'm getting marks अभी आए नहीं है, I'm getting around 110, 108 to 110 और कट ऑफ 9900 के आसपास होगा। तो कंसिस्टेंटली मैंने मार्जिन रखा है, और ये मार्जिन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बॉर्डर पे होगे, अगर आप इस बार अगर आप 99 पे होगे या 100 पे होगे तो आप श्योर नहीं होगे कि मेरा होगा या नहीं होगा, तो जब तक रिजल्ट नहीं आता है वो एंग्जाइटी बनी रहेगी और मेंस का पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट मेंस, राइट? प्रीलिम्स तो काउंट होगा नहीं मेरिट में, मेंस के मार्क्स ही काउंट होने वाले हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी गिवन अटेम्प्ट्स हियर अर्लियर? हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन मेंस? नहीं, तो ठीक है, उसमें यही है इंपॉर्टेंट कि जैसे आपका जो स्कोर है इट शुड बी 10 to 15 और एटलीस्ट 20 मार्क्स अबव द कट ऑफ। तो जब आप जो क्लास की आंसर की आती है उसे जब आप वेरीफाई करोगे अपने आंसर्स को, तो आपको फिर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मेरा तो निकल रहा है इस बार, और फिर आप मेंस में पढ़ाई में लग जाना है। तो वो कैसे रखोगे आप, मार्जिन कैसे रखोगे, ये जो कट ऑफ से लेके जो 10 से 15 मार्क एक्स्ट्रा है, हाउ टू डू दैट? उसके लिए ये जो चीजें मैंने बताई है कि यू हैव टू बी थरो विथ योर बेसिक्स। बेसिक्स को आपको फिंगर टिप्स पे लाना ही होगा। एंड करंट अफेयर्स जहाँ तक कंसर्न है, करंट अफेयर्स में आपको यू हैव टू डाइवर्सिफाई, जितना ब्रॉडन कर सकते हो, जितने एरियाज में नए नए एरियाज में जा सकते हो जाना है। एंड स्कीम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स में वैसे कंपाइलेशन आ जाता है मार्केट में स्कीम्स का, ठीक है, लेकिन व्हाट यू कैन डू इज वेबसाइट पे जाके, जितने वेबसाइट है, कितने मिनिस्ट्रीज है हमारे, जो भी मिनिस्ट्रीज है, हर एक मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके जो उसकी मेजर स्कीम्स है ना, उन्होंने खुद ने एक पीडीएफ बनाया होगा या फिर वेबसाइट पे मेंशन किया होगा, तो बस ब्रॉडली देख लेना कि दिस स्कीम इज रिलेटेड टू दिस, दिस स्कीम इज रिलेटेड, ज्ञान प्रभा इज रिलेटेड टू दिस। से मनरेगा वगैरह सबको पता होता है, पूछेगा भी नहीं मनरेगा, जो नहीं पता होता है जनरली, एम स्ट्राइप्स पूछा था, नहीं पता होता है जनरली लोगों को, वो पूछा था रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम, इस टाइप की स्कीम्स पूछे थे, लास्ट टू लास्ट स्कीम्स बहुत ज्यादा पूछे थे, ठीक है। तो ऐसे और ऐसे स्कीम्स पे खास करके फोकस होना चाहिए जहाँ पे नाम से उसके नाम से आप मेकआउट नहीं कर सकते हो किससे रिलेटेड है स्कीम, ठीक है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, उसमें से तो आपको पता चल रहा है कि दिस स्कीम इज रिलेटेड टू क्लीनलीनेस सैनिटेशन, ठीक है, लेकिन कुछ स्कीम्स है उसके नाम से आपको पता नहीं चलेगा कि स्कीम किससे रिलेटेड है, तो उसको खास करके आपको वहां पे यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, ओके। एंड फिर इसमें देखो हर एक जो एरिया है उसमें भी आपको स्पेशलिटी देनी पड़ेगी, मतलब किस एरियाज में क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें आपको एग्जांपल देता हूँ, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में क्या पूछता है जनरली, अगर आपने पेपर एनालाइज किया होगा तो एनवायरमेंट में आपको पूछता है, हाँ? क्या पूछता है? एक्ट्स, एक्ट्स भी पूछता है, बट मोस्टली दे आर आस्किंग डेफिनेशन, जो बेसिक डेफिनेशन होता है ना वो पूछता है, इकोसिस्टम का डेफिनेशन पूछ लेगा। और सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे क्लीन एयर नेटवर्क ऐसा कुछ था ना, हाँ, क्लीन कोलिशन एयर नेटवर्क ऐसा कुछ था, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस, तो जितने ऑर्गेनाइजेशंस है ना एनवायरमेंट से रिलेटेड, यूएनएफसीसीसी है, सीबीडी, सीसीडी, सारे पता होने चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किस फील्ड में काम कर रहा है, उसका क्या डोमेन है। जैसे मैंग्रोव्स फॉर द फ्यूचर, ये ठीक है, वेटलैंड्स, रामसार कन्वेंशन, कन्वेंशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल कमिटीज, जो भी है एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट में ये दो एरियाज पे फोकस है। वैसे ही अगर आप साइंस एंड टेक देखो, साइंस एंड टेक में बेसिक साइंस नहीं पूछता है, इफ यू हैव सीन वो ट्रेंड छूट गया है। तो ये आपको कैसे समझेगा कि किस एरिया में किस पे फोकस करना है, यू हैव टू एनालाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स, ओके। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स का एटलीस्ट 5 इयर्स पेपर्स को एनालाइज करो अच्छे से, ठीक है। तो क्या करोगे, पेपर्स लेके बैठना है, पेपर्स में आपको देखना है कि किस एरिया से क्वेश्चन पूछा है। अगर साइंस एंड टेक में पूछा है ये क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन है,
तो ये क्वेश्चन किस साइंस एंड टेक के किस एरिया से पूछा है, फिर ये क्वेश्चन किस एरिया से पूछा है, ये सारी चीजें करो। ओके, एनालिसिस बहुत जरूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना भूल गया था, आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है ना प्रीलिम्स के, वो करना पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए बुक आती है मार्केट में, प्रीवियस ईयर 20 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, विजर्ड आती है या फिर अपनी अरिहंत है, दिशा है वगैरह। ठीक है, कोई भी एक ले लेना, क्योंकि आप साइकोलॉजी समझो, जो पेपर सेट कर रहा है उसकी क्या होता है, उसको पेपर सेट करने के लिए बोला है यूपीएससी ने, उसको मिलता है दो चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेगा, उसके ऑप्शंस देखेगा। ठीक है, वो एकदम वाइड क्वेश्चंस तो पूछ नहीं सकता है कुछ भी आउट ऑफ द वर्ल्ड, उसको रिस्ट्रिक्ट करना है खुद को। तो ही विल आस्क दोस क्वेश्चंस जो ऑलरेडी पूछे हैं और जो जिसके ऑप्शंस में से क्वेश्चन निकल रहा है। ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन गलत है, लेकिन वो ऑप्शन से क्वेश्चन बनेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके, सो वो आपको क्या मिलेगा, जैसे ये प्रीवियस ईयर की बुक्स है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक है, उसमें आपको ये क्वेश्चंस के जो एक्सप्लेनेशन है उसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कोई क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन जो उसका एक्सप्लेनेशन दिया होगा उसमें चारों ऑप्शन के बारे में बात की होगी, राइट? सो यू हैव टू रीड दैट ऑल्सो। ओके, एंड इफ यू रीड दैट, आपको हो सकता है कि 20 to 30 क्वेश्चंस आपके उसी में से आ जाए। So this was the thing that I did in my first attempt, second attempt, third attempt, fourth attempt. All the time I did this. क्योंकि वो ग्रूव में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करोगे, आप लोग अभी टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे, मार्केट में जो भी है वो आप कोई भी क्लास का टेस्ट सीरीज उठा लोगे, सॉल्व करोगे, लेकिन वो जो एग्जामिनर सेट कर रहा है, वो कोई कर रहा होगा सेट यहाँ पे, तो वो अलग मेंटालिटी में है और यूपीएससी की मेंटालिटी अलग है। तो जनरली आपका एक ये फैक्टर बन जाएगा कि ऑल ऑफ द अबव मार्क करता हूँ या नॉन ऑफ द अबव मार्क करता हूँ या 2 and 3 में मार्क करता हूँ, ऐसे। तो वो मेंटालिटी बनेगी और वो आपकी यूपीएससी में भी रिफ्लेक्ट होगी। तो वो मेंटालिटी में से हमको निकलना है और यूपीएससी की मेंटालिटी में जाना है। तो एक हफ्ते पहले यूपीएससी की मेंटालिटी में जाने के पहले यू हैव टू गो फॉर यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर्स। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक हफ्ते पहले उसमें आप पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, ओके। तो ये प्रीलिम से रिलेटेड है, मेंस करना है, लेकिन अभी मेंस करो मत। अभी क्या है, इट्स अराउंड टुडे इज 5th अप्रैल ना, 7th अप्रैल, सो it's around 2 months. तो अभी exclusively prelim से करो, because I think most of you are attempting for the first time. Okay, so focus exclusively on prelims. Newspaper continue करो last के 15 days तक, जैसे 15th May तक you can continue with the newspaper. Which newspaper do you read by the way? हिंदू mostly, हाँ ठीक है, हिंदू is good। ठीक है, लेकिन हिंदू को भी 2 बार पढ़ना है। जैसे एक बार नॉर्मली तो पढ़ ही लिया, लेकिन एक बार बस उसको होने के बाद एक बार देखना है कि इसमें से क्या क्या प्रीलिम्स में पूछ सकता है। वो एक बर्ड्स आई व्यू से आपको एक बार उसको देखना पड़ेगा। ओके, ये है। और एक्सप्रेस अगर पढ़ते हो तो एक्सप्रेस में बहुत बल्कि होता है। ठीक है, आई रीड एक्सप्रेस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सो। बट फॉर मेंस आई थिंक नाउ हिंदू हैज बिकम गुड। हिंदू में उसने काफी इंप्रूवमेंट्स किए हैं। वो जो पहले बहुत ही उसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा लेफ्ट ऑफ द सेंटर होता था, अब वो नहीं है, अब वो थोड़ा सा वो यूपीएससी रिलेटेड एडिटोरियल ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो फॉर मेंस गो फॉर हिंदू, हिंदू इज गुड। बट फॉर इंटरव्यू अगेन यू हैव टू गो फॉर एक्सप्रेस, बिकॉज पता नहीं किसी एरिया से क्वेश्चन पूछ दे, तो डाइवर्सिफाइड एकदम होलिस्टिक कवर करना बहुत जरूरी होता है। ओके, फाइन। अगर आपको कुछ पूछना है, एनीथिंग एनीथिंग एट ऑल, हम या environment, science, tech, हाँ and economics. This notes is like notes could have become old. So how did you update it with notes? Like every time you need to revise the same हाँ, notes. ओके ओके, फाइन फाइन, ठीक है ठीक है, आई गॉट इट। सी, एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न, बेसिक्स तो चेंज नहीं होगा, कंसेप्ट तो चेंज नहीं होंगे, कंसेप्ट वुड बी सेम। तो उसके लिए आपको वो बुक जो नोटबुक है वो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए क्या करोगे, करंट अफेयर्स यहाँ से हो रहा है, राइट? और इकोनॉमी के लिए स्पेशली यू हैव टू गो फॉर इकोनॉमिक सर्वे। यू आर लकी, इस बार इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया है क्योंकि इंटरिम बजट था, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मेंस में पूछेगा वहां से। ठीक है, तो प्रीलिम्स के बाद पढ़ लेना। तो अपडेट कैसे करोगे इसको, करंट अफेयर्स में अपडेट हो रहा है, जाके वो जो बेसिक नोट्स है उसमें अपडेट करने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स में यू हैव टू बी अपडेटेड द इकोनॉमी, यू हैव टू बी, करंट अफेयर्स में यही तो कर रहे हैं हम, इन्हीं सब चीजों को अपडेट कर रहे हैं, राइट? एनवायरमेंट में भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें आएगी, साइंस एंड टेक में भी यहाँ पे बहुत सारी, इनफैक्ट साइंस एंड टेक इज मोस्टली अबाउट करंट अफेयर्स, बेसिक्स भी होता है बट मोस्टली इट इज अबाउट करंट अफेयर्स। ठीक है, एनीथिंग एल्स? जहाँ से बुकलेट मिलती है मतलब?
हाँ, बेसिक नोट्स ना, तो उसको कैसे करोगे आप? क्लास हुई, उसमें आपको एक टॉपिक पढ़ा दिया, ओके, गो होम, रीड दैट टॉपिक फ्रॉम योर नोट्स, वट एवर नोट्स यू हैव मेड इन द क्लास, गो फॉर दैट नोट्स। उसमें अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज मिल रही है तो उसको वहीं ऐड कर दो, उसको बस एक बार पढ़ना है, ठीक है, एक बार गो थ्रू करना है उसको। उसको आपका बेसिक सोर्स नहीं बनाना है, बिकॉज रिवाइजिंग दैट वुड बिकम हेडेक, वो पूरा फिर आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। उसको एक बार पढ़ना है अच्छे से, और वो बहुत अच्छे नोट्स है। आई स्पेसिफिकली रेफर्ड इट फॉर ज्योग्राफी। उसमें से बहुत सारी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो इन्फॉर्मेशन आपको आपके बेसिक नोट्स में ऐड करनी है, और फिर उस बेसिक नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहना है। ओके, यस। ट्रेंड में आप कॉल कैसे करते हैं? इंसान जैसे गवर्नमेंट आ गया है, टारगेट आगे से एनवायरमेंट कॉल कैसे करते हैं इतना ज्यादा? तो देखो, दो चीजें, ठीक है। फर्स्ट इज रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिवीजन। जितना बार रिवाइज करोगे ना उतना। रिवीजन करने का मेरा मेथड ऐसे है कि जैसे फर्स्ट टाइम आपने रीड कर लिया, ठीक है, करंट अफेयर्स का कोई भी एक मंथ का बुकलेट उठा लो, उसको पढ़ लो, एक फ्रेंड को भी आप साथ में ले लो, दोनों दिन भर वही पढ़ो, और शाम में डिस्कस कर लो उसको। तो फर्स्ट टाइम अगर आपको 6-7 घंटे लग रहे हैं, 8 घंटे लग रहे हैं उसको पढ़ने के लिए, तो नेक्स्ट टाइम आपको यू शुड टेक हाफ ऑफ दैट टाइम, ठीक है। एंड दैट शुड बी नॉट वेरी रिमोट। 4 दिन बाद ही कर लो उसको, 1 महीना बाद नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि फिर वो वॉलेटाइल होता है, उड़ जाता है वो। तो उसको आपको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। तो एटलीस्ट 6-7 रिविजन इसका कर लेना। और दूसरी चीज है वो एग्जाम हॉल में, वो क्या है? एलिमिनेशन, ठीक है। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपके सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है, फर्स्ट थॉट आता है कि ये आंसर राइट है, नहीं फिर सेकंड थॉट आता है कि नहीं ये राइट है, 50-50 होने लगता है, ठीक है। तो वहां पे आपको जो फर्स्ट थॉट होता है मोस्टली वो करेक्ट होता है। ये 100% ट्रू नहीं है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में होता है कहीं ना कहीं। लेकिन एलिमिनेशन यूज करो, लॉजिक यूज करो, ठीक है। प्रीलिम्स इज मच मोर अबाउट एप्टीट्यूड, द फर्स्ट पेपर, rather than the second paper. second paper को बोलते हैं एप्टीट्यूड का है, लेकिन इट्स अबाउट फर्स्ट पेपर, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट है आपको प्रिपेयर करना, कंटेंट डेवलप करना, उतना ही इंपॉर्टेंट है आपको उस दिन काम रहना, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, आई हैव ऑब्जर्व दिस विद माई फ्रेंड्स, दे हैव नॉलेज, मेरे से अच्छा नॉलेज है उनके पास, लेकिन नहीं हो पाता है, एक नंबर से, एक मार्क्स से यहाँ वहाँ रह जाता है। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि उस दिन वो पैनिक कर जाते हैं, ठीक है। अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे आपको 50-50 चांस होगा, या 70-30 भी होगा। 70% आपको पता है कि यही आंसर है, बट स्टिल आपको लगेगा कि नहीं ये है, ये है। तो अगर आप पैनिक करो तो श्योरली आप गलत आंसर चूज करोगे। और अगर आप कूल डाउन हो, क्योंकि देखो माइंड के रिसोर्सेस लिमिटेड है, माइंड के रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो रिसोर्सेस को कहाँ यूटिलाइज करना है? आंसर फाइंड आउट करने में, या वो पैनिक को सेटल डाउन करने में, ठीक है। पैनिक को सेटल डाउन करने में अगर आप माइंड के रिसोर्सेस यूज करोगे तो आंसर पे पहुंच नहीं पाओगे, गलत आंसर पे पहुंचोगे। तो उस दिन कूल डाउन, एकदम काम रहना बहुत जरूरी है। कुछ चॉकलेट वगैरह या फिर पानी वगैरह साथ में रखो एग्जाम में। इट्स गुड, दे अलाउ इट, यूपीएससी इनफैक्ट उनको प्रोवाइड करना चाहिए सबको चॉकलेट वगैरह। सब लोग कूल रहे हैं, ठीक है। यस, और कुछ? बुक्स, उसको आपके क्लास नोट्स में ऐड कर लो, ठीक है। जैसे लक्ष्मीकांत आप पढ़ रहे हो, पॉलिटी का क्लास हो रहा है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ लिया, पार्लियामेंट में जाके लक्ष्मीकांत से पार्लियामेंट पढ़ो, जो भी एक्स्ट्रा चीज मिल रही है वो नोट्स में ऐड कर लो। एक बेसिक नोट्स बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको उसको रिवाइज करना है बार बार, उसको बार बार रिवाइज करना है आपको। तो उसी में ऐड कर लो, एक पेज अटैच कर लो, या स्टिकी नोट्स, एनीथिंग, कुछ भी। डिजिटल नोट्स बना रहे हो तो उसमें एडिट कर लो, जो भी है। फैक्ट्स, फैक्ट्स ज्यादा नहीं लिखने हैं। फैक्ट्स यूपीएससी पूछ रहा है, लास्ट टाइम से उन्होंने स्टार्ट किया है, लेकिन फैक्ट्स को क्या करता है, वो एग्जैजरेट करके पूछता है। फैक्ट्स में ये नहीं चेक कर रहा है कि आपको कितना नॉलेज है, फैक्ट्स आपने एग्जैक्टली आपको फैक्ट पता है या नहीं है, बट आप कितना अवेयर हो चीज़ों के बारे में, ठीक है। जैसे अगर हम सपोज एक है कि हमारा टारगेट है 100 गीगावाट्स ऑफ सोलर एनर्जी बाय 2022, तो वो 100 को 1000 गीगावाट से एग्जैजरेट करके बताएगा, 101, 2, 3, 4 ये नहीं बताएगा। एसएससी वाले जैसे या फिर स्टेट पीसीएस वो जैसा नहीं करेगा, वो ओवर एग्जैजरेट करेगा। आपको 100 नहीं भी बताया तो ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि 1000 तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको, तो फैक्ट्स ज्यादा मत करो, कंसेप्ट्स पे फोकस करो बेसिक, लेकिन फैक्ट्स भी हेल्प करेगा। जैसे ज्योग्राफी, वहाँ पे ज्यादा रोल है फैक्ट्स का, ठीक है। आपको माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, ठीक है, वो सारा पता होना चाहिए।
वर्ल्ड ज्योग्राफी स्पेशली करंट अफेयर्स में जो चल रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी, लास्ट टाइम 3-4 क्वेश्चंस वर देयर, ऑल ऑफ देम वर फ्रॉम वर्ल्ड ज्योग्राफी, और जो हॉट टॉपिक्स थे तो मिंडानाओ प्रोविंस फिलीपींस में, और कहाँ था, जैसे सीरिया वीरिया वेस्ट एशिया का पूछा था, राइट। तो जो हॉट टॉपिक्स है ना, जो वर्ल्ड वाला पेज आता है हिंदू में या फिर एक्सप्रेस में, उसमें जो एरियाज अभी जैसे वेनेजुएला इज हॉट एरिया, ब्रेक्सिट, ब्रिटेन इज एन हॉट एरिया, फिर और क्या है आईआर में, और क्या चल रहा है, अफगानिस्तान, तो पासेस पूछ भी लिया है, पासेस उसने खैबर, गोमल और बोलन पास, ये वहाँ के सिटीज, वहाँ के सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ओके, चाइना सी, ये जो है क्या कहते हैं इसका, एमएसआर, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस किस कंट्री से जाता है, कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, कशगर, ग्वादार, चाबहार, ठीक है, ये सारी चीजें यू शुड बी नोइंग, ओके। और एनीथिंग मेंस के लिए विल डिस्कस आफ्टर प्रीलिम्स। जब ऐसा होता है ना, ईयर पे स्टार्ट होता है, जब कुछ हुआ मेरा सेल्स में अगर कुछ नहीं हुआ, तो शुरू में प्राइस जो ज्यादा होता है, न्यूज़पेपर पढ़ के 2-3 महीने अच्छे से नोट्स बनाते हैं, फिर धीरे-धीरे वो काम डाउन होता है। न्यूज़पेपर पढ़ने में और नोट्स बनाने में कितना टाइम लग रहा है? 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे। न्यूज़पेपर पढ़ने में 3 घंटे लग जाते हैं, उसको लिखने में 2 घंटे लगे। वो जब मैं मार्केट में खरीदता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैंने जो नोट बनाया है वो उतना अच्छा है भी नहीं जो दिया है। तो फिर मुझे रियलाइज अगर उन लोगों ने हमारे लिए बंदे काम पे लगाए हैं तो हम क्यों करें ये काम? मोस्ट ऑफ द टॉपर्स जो आते हैं बताने के लिए, वो ऐसे ही खुद के नोट्स देखो, सी देयर आर कितने सीट्स इस बार, 759 सीट्स, देयर आर 759 वेज ऑफ डूइंग दिस, बट आई प्रेफर टू, जब वो कर रहा है हमारा काम हम क्यों करें, राइट। डायरेक्टली पढ़ लो ना वहाँ से, न्यूज़पेपर पढ़ो, आई एम नॉट सेइंग डोंट रीड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो न्यूज़पेपर, बट यू हैव टू बी वेरी यू नो, यू हैव टू यूटिलाइज योर टाइम वेरी जुडिशियसली, ठीक है। तो वो डायरेक्टली वहाँ से पढ़ लो, उसको रिवाइज कर लो फटाफट। हाँ, डिडंट गेट यू। एडिटोरियल का बनाओ, मेंस के लिए बनाओ, क्योंकि मेंस के लिए वो लोग जो बनाएंगे, इट वुड नॉट बी, देखो अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंट, आप जो बनाओगे इट वुड बी बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट, वो रिफ्लेक्ट भी होगा मेंस के पेपर में, मेंस के लिए यू शुड मेक फाइन, यस। जो 75 इयर्स आया है, समरी पढ़ लेना, पूरा रिपोर्ट का टाइम नहीं अभी पढ़ने के लिए आपके पास, गो थ्रू द समरी, समरी बनाया होगा ना किसी ने, हाँ, यस। In history, see, chronology based questions, no, mostly it would be very, you know, you'll try to understand it through the context, right, context पता होना चाहिए, तो उसके बेसिस पे आप एक दो चीजों को आप एलिमिनेट कर दोगी तो फिर वो इजी हो जाएगा करने के लिए, राइट। तो ये नहीं है कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि इस डेट पे ये हुआ था, ईयर तो पता होना ही चाहिए, मोस्टली जो मेजर इवेंट्स है, सिविल डिसोबीडियंस, गांधी एयरविन पैक्ट, फिर उसके बाद जो हुआ था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है वो पता होना, ईयर पता होना चाहिए, डेट ना पता हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंटेक्स्ट पता होना चाहिए कि स्टोरी क्या चल रही है, किसके बाद क्या हुआ। अगर आपको स्टोरी पता है तो आपको ये पता होगा कि पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, ठीक है। तो हिस्ट्री इट्स अ स्टोरी, राइट, इफ यू नो द स्टोरी यू नो कि पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। डेट पता नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बट ईयर पता होना चाहिए, ओके। दैट वाज अ स्टेटमेंट, राइट, हाँ। वो तो बहुत मेजर इंसिडेंट है ना, दीज आर वेरी मेजर इंसिडेंट्स लाइक स्टेट फॉर्मेशन एंड ऑल। 3 मालूम है तो फिर ठीक है, हो गया, उसमें तो एलिमिनेट कर दोगे ना। होता है देख, इसलिए दैट इज व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन जो बेसिक नोट्स है आपका उसको बहुत स्ट्रांग करो, so that you reach to up to that 50-50 mark, okay, after that it's थोड़ा सा वो रिस्क लेना पड़ेगा। अच्छा हाँ, one more thing, important thing, how do you solve the paper, okay, so I used to solve in 3 rounds. what you have to do is, पहले आप पेपर लोगे, there are 4 sets A B C D, तो कभी कभी ऐसा होता है कि A सेट जो है वो बहुत डिफिकल्ट होता है,
जो फर्स्ट 25 क्वेश्चन है, तो वो देख के पैनिक नहीं होना है कि पहले 5 क्वेश्चन है कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, 2-3 पेज आगे करो, 26 से स्टार्ट करो, 51 से स्टार्ट करो, ओके, वहां से स्टार्ट करो। और फर्स्ट राउंड में आपको वो क्वेश्चंस को मार्क करना है जहाँ पे यू आर डैम श्योर कि दिस इज द आंसर, ठीक है। तो और उसको भी मार्क करो, एलिमिनेट कर दो कि आई एम डैम श्योर कि दिस इज नॉट द आंसर, बट यू हैव नॉट रीच्ड टू द आंसर येट, ओके। आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया या 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, 2 ऑप्शन अभी भी बचे हुए हैं, और वो क्वेश्चंस जहाँ पे आपको पता है कि आंसर क्या है। तो ये जो आप डैम श्योर हो, ये क्वेश्चंस विल बी अराउंड 40 to 45, ओके। 40 to फर्स्ट राउंड में आप 40 to 45 क्वेश्चंस पे पहुंच जाओगे, ठीक है। कितना भी प्रिपेयर कर लो, 50 से ज्यादा नहीं जाएगा वो, ठीक है। 50 के बाद उसके बाद क्या करना है आपको सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड में आपको जो क्वेश्चंस को आपने टच किया है, जहाँ पे आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट किया है या 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए हैं, उसको आपको डील करना है, ओके। सो वहाँ पे आपको यू विल बी आइदर 50-50 और 70-30 जो भी होगा, उसको आपको अटेम्प्ट करना है। तो वहाँ पे थोड़ा सा जोर लगाना है, ठीक है, लॉजिक लगाना है, एप्टीट्यूड के बेसिस पे और एलिमिनेट करना है। तो यू विल रीच अप टू 70 to 75, ठीक है। 70 to 75 पे पहुंच गए। थर्ड राउंड में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड, यहाँ पे पूरा एप्टीट्यूड से खेलना है, जहाँ पे आपको बहुत ही स्लाइट हिंट है कि ये आंसर होगा नहीं होगा, नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। इस बार एक क्वेश्चन था कि बुद्धा फिर से विल बी कमिंग, समथिंग लाइक दैट, मैत्रेय, हाँ, फ्यूचर बुद्धा। सो कहीं तो मैंने पढ़ा था 4 साल पहले, लग रहा था कि मैत्रेय होना चाहिए, तो मार दिया। तो ये रिस्क लेने की एबिलिटी होना चाहिए। तो थर्ड राउंड में यू विल रीच अप टू 90 to 95, ठीक है। और किसी भी केस में पेपर कितना भी डिफिकल्ट होना चाहिए, यू शुड नॉट बी मार्किंग लेस देन 80 to 85। 80 से कम अगर आप मार्क करोगे तो समझ लेना कि नेक्स्ट ईयर फिर से देना है, ठीक है। तो फिर 85 to 90 तो आपको मारनी है, 90 to 95 मारो, ठीक है, अच्छे से। तो ये 3 राउंड्स का टेक्निक इफ यू वांट यू कैन यूज, ट्राई करो टेस्ट सीरीज में, इफ इट्स हेल्पिंग फॉलो करो, या फिर खुद अपना टेक्निक डिवाइस करो, ओके। और कुछ पूछना है? मैथ्स, मेंस आफ्टर प्रीलिम्स, because we don't have time, they have said 20 minutes, okay. और मेंस if I start now, it will take around 3 hours. Right. नहीं, see, first time I scored around 50 marks less than cutoff in mains, okay. हाँ, मेंस में this was my first interview. देखो, फेलियर ऐसा नहीं था क्योंकि मेरा फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स में ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो आई चेंज टू फिलोसफी दिस टाइम। तो इनफैक्ट दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन दैट सेंस, बट लेकिन वो हेल्प करता है, ठीक है। बट ये है कि हाँ, इससे यही सिखाऊंगा कि ईगो पे नहीं लेना चाहिए सब्जेक्ट को, कि नहीं मैं ज्योग्राफी से ही निकालूंगा, कुछ भी हो जाए छोड़ दो, अगर नहीं हो रहा है तो चेंज कर लो। लेकिन अभी नहीं, आप लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट है, भी अच्छे से करो ऑप्शनल्स, ठीक है। और ज्योग्राफी इस बार बहुत अच्छा किया है, दिस टाइम इट्स वेरी गुड, ठीक है। कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होगा प्रीलिम्स और मेंस का, ठीक है, ऐसा स्ट्रिक्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, लेकिन अप्रोच में डिफिकल्ट है क्योंकि बोथ ऑफ देम आर अ डिफरेंट बॉल गेम, स्किल सेट अलग रिक्वायर्ड है दोनों में भी, ओके फाइन। सी पर्सनली प्रॉब्लम नहीं था सच, क्योंकि आई स्कोर्ड अराउंड 270 लास्ट टाइम इन ज्योग्राफी, दैट वाज अ प्रीटी गुड स्कोर, बहुत अच्छा नहीं था लेकिन अबव एवरेज था। बट वो टाइम इतना लेता था ना कि मैं जेएस में कुछ नहीं कर पाता था, सारा टाइम ज्योग्राफी में ही चला जाता था। तो फिलोसफी इज अ रिलेटिवली, उसका सिलेबस छोटा है तो इजी, बस यही है। एनीथिंग एल्स? आती है नींद तो आएगी यार, ऑब्वियसली बिना पढ़े भी नींद आएगी, पढ़ते हुए भी नींद आएगी। स्लीप वेल 8 आवर्स, मतलब डिपेंड करता है अपनी बायोलॉजी के हिसाब से, 8 आवर्स सोना चाहिए अच्छे से। I used to sleep 8 hours. Now I'm sleeping 10 hours. That's a different thing. Okay. My prelims के वक्त it's very important having a good sleep, क्योंकि अगर आपका माइंड स्टेबल ना हो ना, तो वो फिर याद नहीं आएगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें पता होती है
आप रिग्रेट करोगे एग्जाम हॉल के बाहर आने का। ये तो पता था यार, ये तो पता था, ये यहाँ पे मैंने 50-50 लाया और मैंने 6 क्वेश्चन में मैंने गलत मार्क कर दिया। फिर वो रिग्रेट वाली फीलिंग होती है ना, इट्स रियली वेरी बैड। वो आपको स्लीप बहुत जरूरी है उस वक्त। ओके कम अगेन। राइट। ये यूपीएससी में पूछा था या टेस्ट सीरीज में? अच्छा पूछा था, वो एटलस में दिया हुआ है ना, वो डायग्राम बनाया है। हाँ 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 हाँ, तो हाँ तो अरल है ना, एक ऐसा अरल इज द आंसर। ठीक है, वो एक दो क्वेश्चन हर बार ऐसे हो गए जिसमें कंफ्यूजन होगा कि आंसर क्या है क्या नहीं है। ठीक, उस पर उतना स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। एवरी ईयर देयर विल बी अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस जिसपे कंफ्यूजन होगा और बहुत लड़ाई भी होगी बाद में। फ्रेंड्स नहीं नहीं ये आंसर है, कोई बोलेगा नहीं ये आंसर है। जब तक आंसर ऑफिशियल नहीं आता है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी जो एरियाज है उसको अच्छे से करो। ओके सी सेट, सी सेट के लिए तो क्या करोगे आप? मोस्टली आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर इंजीनियर्स राइट? आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर। सो लेकिन टेंशन मत लो, सिलेक्शन भी मोस्टली इंजीनियर्स का ही होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों का नहीं होता है, उनका भी होता है, सबका होता है, लेकिन प्रोपोर्शन उनका ज्यादा है राइट। तो इंजीनियर्स का तो सी सेट अच्छा होता ही है, मतलब अगर सीरियसली किया है तो इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आप ये करो ना, एक काम करो कि जो प्रीवियस 3 इयर्स पेपर है ना सी सेट के, वो सी सेट का जो पेपर 2 है प्रीलिम्स का, सॉल्व दैट। उसका ऑफिशियल आंसर की भी अवेलेबल है वेबसाइट पे। सॉल्व दैट इन अ टाइम बाउंड मैनर, उसमें देखो कितना स्कोर आ रहा है। इफ यू आर स्कोरिंग अबाउट 80, अबाउट 90, अबाउट 100, देन इट्स गुड। फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 66 इज क्वालिफाइंग राइट, 66.66। अगर आप स्कोर कर रहे हो फ्रॉम 65 to 75 और 80, ये रेंज में स्कोर कर रहे हो तो थोड़ा रिस्क है, तो फिर आप फिर उसमें प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ठीक है, इफ यू आर स्कोरिंग अबाउट 90 तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम से एक दिन पहले या फिर डायरेक्ट एग्जाम में जाके ही कर लेना। ठीक है, एनसीईआरटी से नोट्स उसी में ऐड कर लो अपने बेसिक नोट्स में। जो भी एनसीईआरटी से टॉपिक पढ़ोगे, वो टॉपिक का जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, एडिशनल चीज मिल रहा है, आपको लग रहा है कि पूछ सकता है, तो वहीं पे उसको ऐड कर लो। ओके ठीक है, तो किसी भी चीज का, किसी भी सब्जेक्ट का एक बेसिक कोर नोट्स होना जरूरी है। यू कैन फॉल बैक ऑन दैट, रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। ओके